गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। संस्कार भारती पीजी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बीए पार्ट थर्ड ईयर की फर्स्ट पेपर के लिए आज हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आपने पिछली कक्षाओं में WTO के बारे में पढ़ा। एक आगे वाली कक्षाओं में आप वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ल्ड बैंक क्या है क्या नहीं है। आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हमने लास्ट कक्षा में पढ़ा था कि कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो इंटरनेशनली हमारे ट्रेड, हमारे बिजनेस और हमारे से जुड़ी हुई एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल करता है। ऐसा ही इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड देखो, आप सब लोग या सारे विद्वान विद्यार्थी जानते हैं कि 1919 से लेकर 1919 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। इस विश्व युद्ध में दुनिया की जो बड़ी टॉप मोस्ट इकोनॉमी थी वो क्रैश हो चुकी थी। वो क्या हो चुकी थी? लगभग बर्बाद हो चुकी थी। इस का परिणाम ये हुआ कि आने वाले समय में जो अर्थव्यवस्थाएं थी वो कर्ज से डूब गई और निकलने वाली थी। ऐसे ही 1939 से लेकर 39 to 1945 में सेकंड या द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। विश्व युद्ध हो गया, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया। ये दोनों विश्व युद्ध हो गए। इस विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका एक ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में रसिया और उनके सहयोगी देश, यानी कि विश्व दो भागों में बट गया और गुटबाजी बन गई। लेकिन अर्थव्यवस्थाएं पूर्णतया डूब चुकी थी, टूट चुकी थी। उन पे हजारों डॉलर्स का, लाखों डॉलर्स का कर्जा हो गया था और एक अर्थव्यवस्था बोझ बनने लगे थे। क्या बनने लगे थे? बोझ बनने लगे थे। तो इस समस्या के समाधान करने के लिए 1944 में अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स जगह पर एक अंतरराष्ट्रीय समझौता हुआ। इस समझौते का परिणाम यह था कि जो भुगतान 1914 में जो भुगतान सोने में किया जाता था उसको चेंज करके डॉलर को एक इंटरनेशनल करेंसी के रूप में अपनाया जा रहा है। इस समझौते का परिणाम यह था कि डॉलर गोल्ड का सब्स्टिट्यूट ढूंढा जाए। क्यों? क्योंकि उससे पहले जितने भी जो इंटरनेशनल ट्रेड होते थे, सारे व्यापारी देश थे, वो भुगतान सोने में प्राप्त करना चाहते थे। ब्रेटन वुड्स समझौते में फैसला किया गया कि डॉलर से इंटरनेशनली पेमेंट हो। साथ में ही इन्होंने कहा कि आप पेमेंट डॉलर में करें, कोई दिक्कत नहीं। इस ब्रेटन वुड्स समझौते के परिणाम स्वरूप 1945 में 25 दिसंबर, कौन सा दिसंबर? 25 दिसंबर 1945 में IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना हुई। कि क्या हुई? स्थापना हुई। हाँ जी, IMF की स्थापना हुई 1945 में। और साथ में एक इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड बैंक, WORLD, वर्ल्ड बैंक।
इस वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई। इस वर्ल्ड बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यही था कि जितने भी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की वर्ल्ड बैंक की इस वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई। इस वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई ये भी 25 दिसंबर 1945 को हुआ। इसीलिए आईएमएफ को अगर मोटे तौर पे कही जाए ना तो ये जो आईएमएफ है, कौन आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को सिस्टर इंस्टीट्यूट कहते हैं। सिस्टर इंस्टीट्यूट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी स्थापना एक साथ हुई थी, एक समय में हुई थी। इसीलिए अर्थशास्त्रियों का मानना है कि सिस्टर इंस्टीट्यूट है। जब आईएमएफ की स्थापना की गई थी तब इसके सदस्य देश थे 40, याद रखना 40 कंट्रीज, 40 कंट्री में 40 देश ने आईएमएफ की स्थापना में अपना योगदान दिया। और इन देश के लोगों ने कहा कि हम आईएमएफ में भाग लेंगे। और अगर करंटली बात करें तो इस आईएमएफ में 184 देश इसके सदस्य दोनों में याद रखना। जब इसका स्थापना हुई थी तो 40 देश सदस्य देश थे। वर्तमान में बात करें तो ये लगभग कितने सदस्य हैं इसके? 184 कंट्रीज इसके सदस्य देश हैं। ये दोनों में अंतर है, याद रखना बच्चों, क्योंकि यहां से बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछ लेते हैं कि आईएमएफ की स्थापना के समय में उसे कितने सदस्य थे, तो आपका जवाब होना चाहिए 40। कितने? 40। और वर्तमान में कितना है? 184 इनके सदस्य देश हैं। ये इनके बारे में छोटी सी जानकारी थी। आगे बढ़ने से पहले एक बार और बताता हूं छोटा सा रिकैप। 25 दिसंबर 1945 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना हुई। इसके साथ साथ इसके सहायक संस्था के रूप में वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। इनकी स्थापना करते समय इनका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध इनसे टूटी हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका पुनर्निर्माण करना इनका मुख्य उद्देश्य था। ये 1944 के ब्रेटन वुड्स, कौन सा? ब्रेटन वुड्स समझौते का परिणाम है। इस समझौते के परिणाम स्वरूप ही आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई। इसके शुरुआत के सदस्य 40 देश थे, वर्तमान में 184 देश हैं। आप याद रखना कि डॉलर को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में पहचान दिलाने वाला सम्मेलन भी एक ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। कौन सा? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में पहली बार सोने पर निर्भरता को खत्म करने का प्रयास किया गया और सोने की जगह डॉलर में अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने की बात कही गई। ये इस समझौते का परिणाम है। इस समझौते में ही कहा गया है कि हमें डॉलर की जगह किसका प्रयोग करना चाहिए? सोने की जगह किसका प्रयोग करना चाहिए? डॉलर का प्रयोग करना चाहिए कि डॉलर को इंटरनेशनल करेंसी के रूप में यूज किया जाने लगा। इस सम्मेलन का परिणाम था WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। आप लोग जानते हैं मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995
95 थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा। कहाँ है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ये हमने बात की थी। अब हम आगे देखते हैं WTO के उद्देश्य क्या क्या उद्देश्य थे। उद्देश्य के बारे में बात करते हैं, क्योंकि उद्देश्य को लेकर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती है। WTO हाँ जी, WTO के बहुत सारे उद्देश्य हैं। जैसे पहला IMF के उद्देश्य IMF के उद्देश्य नंबर एक अंतरराष्ट्रीय संस्था के रूप में एक अंतरराष्ट्रीय संस्था के रूप में जो सदस्य देशों के मध्य सहयोग में कौन सा होगा, आर्थिक सहयोग प्रदान करें। देखो, IMF की स्थापना करने के पीछे मुख्य उद्देश्य था कि इसके माध्यम से इसके जितने सदस्य देश हैं वो आपस में सहयोग प्रदान करें और IMF एक ऐसी संस्था बने जो सबके साथ मिलकर कार्य करे और उनको सहयोग प्रदान करे। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में, यानी कि इससे पहले इसको संस्था थी नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सब देशों को समझा सके कि आपको आपस में झगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका एक दूसरे पर निर्भर है। इस समस्या के समाधान करने के लिए IMF ने एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में कार्य किया है। तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो जितने से सदस्य देश थे उनके मध्य आर्थिक सहयोग प्रदान करना। क्यों? क्योंकि प्रथम दूसरे विश्व युद्ध के बाद में कोई भी देश दूसरे देश की मदद करना नहीं चाहता था। तो IMF एक ऐसे संगठन बना जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी सदस्य देश हैं उनको सहयोग या उनकी मदद करने के लिए इसका निर्माण किया गया। इसीलिए ये इसका स्थापना की गई है। दूसरा उद्देश्य विश्व व्यापार को बढ़ाने के लिए आर्थिक सहयोग। WTO का दूसरा मुख्य उद्देश्य यह था कि ये विश्व व्यापार को अधिकतम करना चाहते थे। ये चाहते थे कि जितने अधिक आर्थिक रिश्ते होंगे उतने ही झगड़े नहीं होंगे।
क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में एक देश दूसरे देश से जुड़ा हुआ होता है। ऐसी स्थिति में उसके लिए आर्थिक फैसला लेना या युद्ध जैसे फैसले लेना, कठोर फैसला लेना कठिन हो जाता है, कठोर हो जाता है, इसीलिए वो झगड़ों में शामिल नहीं होता। WTO का मानना था कि अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर का अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अगर विस्तार होगा, बड़े पैमाने पर फैला जाएगा या अधिक से अधिक होगा, तो उनके बीच झगड़े कम से कम होंगे, जिनसे आर्थिक विकास में उनको मदद मिलेगी। तो WTO की स्थापना IMF की स्थापना का दूसरा मुख्य उद्देश्य था विश्व व्यापार को बढ़ाने के लिए आर्थिक सहयोग देना। यानी कि विश्व व्यापार को बढ़ाने के लिए IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इनको आर्थिक सहयोग देता है। ये समय समय पर उनकी भुगतान संतुलन से जुड़ी हुई समस्याएं उनका समाधान करता है और उनके लिए ऋण प्रदान करता है, इसीलिए ये कार्य करता है। इसका तीसरा उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय विनिमय दर को स्थिर रखना। देखो, ये इसका मुख्य उद्देश्य में आता है, यानी कि जो IMF के स्थापना को लेकर जो उद्देश्य रखे गए उनको मुख्य उद्देश्य कहते हैं। और मुख्य उद्देश्य में रखा गया कि IMF की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यही है कि ये अधिक से अधिक या जहां तक हो सके ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो विनिमय दर है उसको स्थिर रखा जाएगा, उसको स्थिर रखा जाएगा। आपने सुना ही होगा कि एक समय में $1 की प्राइस या ₹1 की प्राइस बराबर थी, दोनों इक्वल। बट आज ऐसा हो गया कि $1 और 70 रुपीज आर इक्वल। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए हुआ कि विनिमय दर में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप ऐसा होगा। अगर विनिमय दर में उतार चढ़ाव नहीं आता तो स्थिति उत्पन्न नहीं होती। इस स्थिति को रोकने के लिए या इस स्थिति को कम से कम इसमें परिवर्तन हो, इसके लिए IMF काम करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्क करता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसके लिए सलाह देता है, अंतरराष्ट्रीय स्थिति मुद्राएं उपलब्ध करवाता है कि ऐसी स्थिति नहीं है। अंतरराष्ट्रीय विनिमय दर यानी कि जिस स्तर पर हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामान खरीदते बेचते हैं उस दर को स्थिर करने के लिए या स्थिर रखने के लिए भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्क करता है, उसके लिए भी काम करता है। इसका अगला कार्य है भुगतान असंतुलन को ठीक करना। देखो, IMF का मुख्य काम ये है कि जब दो से अधिक राष्ट्र आपस में अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते हो, ऐसी स्थिति में उनके सामने कई बार भुगतान संतुलन की समस्या का सामना करना पड़ता है या उत्पन्न हो जाती है। कई बार कई देश के आयात ज्यादा होते हैं, निर्यात कम होते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप भुगतान असंतुलन की समस्या का सामना करना पड़ता है।
IMF इस समस्या के समाधान करने के लिए शॉर्ट टाइम के लिए उधार देता है, शॉर्ट टाइम के लिए उधार देता है। क्या देता है? शॉर्ट टाइम के लिए उधार देता है, और ये उधार भुगतान संतुलन के लिए देता है। इसके लिए उधार देता है, भुगतान संतुलन उधार देता है। आपने एक नाम सुना होगा SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट, विशेष ऋण निधि, SDR। विशेष ऋण निधि, इसका नाम सुना होगा SDR, विशेष ऋण निधि, SDR। इस SDR में, अगर SDR की बात करें तो ये IMF के द्वारा एक गारंटी होती है। क्या होती है? एक गारंटी होती है। जैसे मान लो किसी देश का जितना SDR है, किसी देश का जितना SDR है, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उतने रुपए या उतने वैल्यू के अंतरराष्ट्रीय व्यापार बिना गारंटी के संपन्न कर सकता है। क्यों? क्योंकि उनकी गारंटी SDR, उनकी गारंटी मान ये IMF देता है। कौन देता है? IMF। याद रखना, इस SDR को कागजी सोना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कागजी सोना, कागजी सोना। क्या कहते हैं? कागजी सोना भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सोने के रूप में ही काम होता है, सोने के रूप में भी काम होता है। तो ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भुगतान संतुलन को ठीक करने का काम करता है। याद रखना, ये इसका काम होगा। सीधा करके कागजी सोना भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कागजी सोना भी कहते हैं। हाँ, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को संरक्षण प्रदान करने का काम होता है। ये क्या करता है? जितना भी जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है वो उसको अपनी ओर से प्लेस देता है, तो संरक्षण देने का काम करता है IMF। उसके लिए वो लोन जारी करवाता है, ट्रेड से जुड़े हुए कानूनों के बारे में वो WTO से बात करता है, यानी कि एक संरक्षक की भूमिका अदा करता है। जितने भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार हैं उनको संचालन करने के लिए IMF वर्ल्ड बैंक और WTO दोनों की मदद लेता है, दोनों की मदद लेता है और उनके सहयोग से उनका समाधान करने का प्रयास करता है, उनके सहयोग से उनका समाधान करने का प्रयास करता है। IMF इन सबके लिए एक संरक्षक की भूमिका अदा करता है, इसकी भूमिका अदा करता है, संरक्षक की भूमिका अदा करता है और उनको समय समय पर सुझाव या आवश्यकता होने पर सलाह भी देता है। IMF ऐसा करता है, सलाह और सुझाव भी देता है। IMF क्या करता है? सलाह और सुझाव भी देता है। और ये SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट, स्पेशल ड्राइंग राइट ये जारी करता है। इनका करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि ये एक देश के लिए वित्त की व्यवस्था करे, एक देश के लिए वित्त की व्यवस्था करे। SDR को हम पेपर गोल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेपर गोल्ड बोलते हैं। क्या? पेपर गोल्ड, जिसका यूज इंटरनेशनली ट्रेड करते समय
एक देश किसी भी समय में कभी भी कर सकता है। हाँ, ये उनके संरक्षण, तो ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार के उद्देश्य थे, इनको आपको एक बार ध्यान रखना चाहिए। आगे जाने से पहले इनको समझना चाहिए कि ये क्या है क्या नहीं है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। ये अंतरराष्ट्रीय संस्था के रूप में काम करती है जो सदस्य देशों के मध्य सहयोग, आर्थिक सहयोग प्रदान करे। दूसरा उद्देश्य ये है कि ये विश्व व्यापार को बढ़ाने के लिए आर्थिक सहयोग देते हैं। क्या करते हैं? विश्व व्यापार बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? आर्थिक सहयोग। तीसरा, ये अंतरराष्ट्रीय विनिमय दर को स्थिर रखने का प्रयास करते हैं। चौथा, भुगतान असंतुलन को ठीक करने का काम करते हैं। पांचवा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को संरक्षण प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? संरक्षण प्रदान करते हैं। ये इनके कार्य हैं। अब इसके संगठन को समझने का प्रयास करते हैं। संगठन को, इनका संगठन किस प्रकार से चल रहा है, किस प्रकार से नहीं। IMF संगठन, देखो IMF की स्थापना करते समय इसके सदस्य देश 40 है। कितने हैं? 40 है। और वर्तमान में 184 देश सदस्य, क्या सदस्य IMF को चलाने के लिए एक समिति बनी हुई है। दो समितियां बनी हुई है। क्या बनी हुई है? दो समितियां बनी हुई है। इस समिति में जो पहली समिति है, इसमें सभी देशों के वित्त मंत्री, कौन? सभी देशों के वित्त और मंत्री IMF के सचिव होते हैं। क्या होते हैं? सचिव होते हैं। क्या होते हैं? सचिव होते हैं। तो जो दूसरी समिति होती है, उनके सभी सदस्य मुख्य सचिव का चुनाव करते हैं। मुख्य सचिव का चुनाव करते हैं। मुख्य चुनाव करते हैं। इसका मुख्यालय DC वॉशिंगटन है। DC वॉशिंगटन है। कहां पर है? DC वॉशिंगटन में इसका मुख्यालय और जहां से इसका काम शुरू होता है। DC वॉशिंगटन में इसका मुख्यालय, जहां से इसका काम शुरू होता है। इसके कुछ देश हैं जिनका सर्वाधिक 5 देश हैं जिनका सर्वाधिक योगदान है, जैसे USA है ना, कनाडा, जर्मन, फ्रांस और रूस। ये
5 देश हैं जिनका सर्वाधिक योगदान है IMF में, इसमें IMF में। और छठा जो सबसे बड़ा सक्सेसफुल देश है वो है सऊदी अरब अमीरात। सऊदी अरब अमीरात, ये सऊदी अरब अमीरात ये ऐसे 6 देश हैं जो IMF में एक अपना बड़ा योगदान देते हैं। और अगर मैं बात करूं तो IMF में इन 5 देशों की 25% हिस्सेदारी है, योगदान है। यानी कि जो IMF का कुल कैपिटल है उसका 25% इन 5 सदस्य देशों से ही आता है। ये 5 सदस्य देश मिलकर ही IMF को वित्तीय वित्त प्रदान करते हैं। IMF को जो उधार मिलता है वो इन 5 देशों के माध्यम से मिलता है सर्वाधिक। इनके माध्यम से ही IMF को फंड मिलता है, ये भी रिसोर्सेज है। इनके अलावा IMF SDR जारी करता है, स्पेशल ड्राइंग राइट, विशेष R&D, क्या विशेष आहरण निधि जारी करता है, विशेष R&D जारी करता है। इस निधि की जितनी भी पूंजी होती है उस पूंजी को के मूल्य के बराबर एक देश किसी दूसरे देश से किसी भी समय में उतने मूल्य का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर सकता है। इस SDR के भुगतान का 25% गोल्ड या डॉलर में, बाकी 70% अपनी करेंसी में, अपनी मुद्रा में इसका भुगतान करना होगा। यानी कि डॉलर जैसे एक SDR है, एक SDR का जितना वैल्यू है, एक SDR का जितना मूल्य है, एक SDR का जितना मूल्य है उस मूल्य का 25% सोने में और 75% में वो गोल्ड में। गोल्ड में क्या उस देश की स्थानीय करेंसी में उसका भुगतान करना होता है। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर IMF का संगठन है। कल हम इसके द्वारा की जाने वाली जितनी भी एक्टिविटीज है उनकी स्टडी करेंगे कि उनकी एक्टिविटी कौन सी है कौन सी नहीं है। कल उनकी जितनी जो स्कीम्स है उनके बारे में पढ़ेंगे। आज हमने पढ़े इनका ढांचा, स्ट्रक्चर, संगठन, इनके उद्देश्य पढ़े और इनसे जुड़े कुछ फैक्चुअल बातें की। मुझे विश्वास है और पूर्ण उम्मीद भी है कि आज आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप घर रहिए और मैं लगा के पढ़िए, आप इसे देखते रहिए, घर रहिए, सुरक्षित रहिए। स्टे होम एंड सेफ। थैंक यू, धन्यवाद।